नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 50वां सत्र है जो कि मई 6, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे कार्ला की स्थिति के बारे में संकेत दे सकते हैं? तो राह कहते हैं, ये वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया था, यानी कि अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, पिछले सत्र में आपने बताया था कि अनुभव दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से इकाई की ओर आकर्षित होती हैं। क्या आप उस पर विस्तार पूर्वक बता सकते हैं और आपने जो बताया था उसकी परिभाषा दे सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया, डॉन ने कहा, आपने कहा ये जो अनुभव होते हैं ये हमारे जैसे डॉट डॉट दिख रहा है ना इस इमेज के अंदर आपको, तो वो कह रहे कि आपने कहा कि नीचे की तरफ से हमारे अनुभव आकर्षित होते हैं। तो क्या आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, थोड़ा सा एक्सपैंड करके हम लोगों को बताओगे और ये बताओगे कि इसकी परिभाषा क्या है? तो राह कहते हैं, इस जानकारी के अर्थ को समझने के लिए कुछ विचारों को सही दृष्टिकोण में सिद्ध करने की आवश्यकता है, यानी कि इसे ठीक से समझने की आवश्यकता है। दक्षिण या नेगेटिव ध्रुव वह है जो आकर्षित करता है। यह अपनी ओर उन वस्तुओं को खींचता है जो कि चुंबक की तरह उसकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए मन, शरीर, आत्मा परिसर के साथ अनुभव का अंतः प्रवाह इनफ्लो दक्षिण ध्रुव का अंतः प्रवाह इनफ्लक्स है। आप इसे साधारण बयान मान सकते हैं, यानी कि इसे समझने का ये एक साधारण तरीका है। तो दोस्तों, इसमें राह कहते हैं कि ये जो पॉइंट आपने जो क्वेश्चन किया है ना, इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। ये जो दक्षिणी ध्रुव यानी ये जो साउथ पोल है ना, यहाँ पे नीचे जिसको आप ये कह रहे हो कि यहाँ से अनुभव आकर्षित होते हैं, कह रहे कि ये ही वो जगह है जहाँ से इन्फ्लक्स होता है अनुभवों का, ठीक है। और ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है, कि यानी मैग्नेट की तरह नीचे से अनुभव जो है ना खिंचने शुरू होते हैं, इसी के द्वारा ऊर्जा के रूप में, ठीक है। ये हमको लगता है कि हम एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इनमें अनुभव चल रहे हैं, लेकिन ये अनुभव भी अपने आप में ऊर्जा ही है। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि सब कुछ इन्हीं चारों प्राइमल फोर्सेस के अंदर है। तो जो भी घटेगा इसी के अंदर ही घटेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से इसका इन्फ्लक्स होता है, यहाँ से नीचे से जो अनुभव है ना वो इस तरीके से तुम्हारे अंदर ट्रैवल करना शुरू करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, इसका सही मतलब ठीक से समझने के लिए इसका एकमात्र विशेष भाग यह है कि लाल किरण या बुनियादी ऊर्जा केंद्र भौतिक शरीर का सबसे निचला या मूल ऊर्जा केंद्र होने के कारण इसे किसी भी अनुभव पर प्रतिक्रिया करने का पहला अवसर मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव का एक भौतिक स्थान मूल या लाल ऊर्जा केंद्र के साथ पहचाना जाता है। मन और शरीर के हर पहलू में मूल या बुनियाद को पहला कार्य करने का अवसर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राह ने कहा ना, उन्होंने कहा देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा मूलधार चक्र है ना, मूलधारा रूट चक्र जो है ना, ये सबसे नीचे है तुम्हारी फिजिकल बॉडी के अंदर भी अगर देखा जाए, सबसे पहला चक्र यही है। तो कोई भी घटना घटेगी ना, ये किसी भी तरीके की सोच उत्पन्न होगी या किसी भी तरीके का अनुभव पैदा होगा, तो वो इसके अंदर होगा पहले, बाकियों का नंबर बाद में लगेगा, पहले इसी के अंदर ही होगा जो कुछ भी होगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर्वाइवल आता है, यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और डिज़ायर यानी कि इच्छाएं, और कन्फ्यूजन यानी कभी कभी हम लोग जो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना इसी के अंदर ही आती हैं।
तो वो कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में घटेगी ना, या कोई भी तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई अनुभव, या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी अनुभव, या तुम्हारे दिमाग के अंदर भी कोई सोच उत्पन्न होगी ना, सबसे पहले वो यहाँ पर एक्टिवेट होगी। सबसे पहले चीज़ जो प्रतिक्रियाएं जितनी भी होंगी ना, वो सबसे पहले यहीं पर ही होंगी, और यहीं से फिर आगे ट्रैवल करना वो शुरू करती हैं। और इसमें भी वो ये कहते हैं कि इसका पहला जो मतलब इसका जो कारण है ना, ये जो मन और शरीर के हर पहलू में मूल या बुनियाद को पहले कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो रूट चक्र है ना, पहली अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, इसके अंदर ही होगा। जो कोई भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा ना, सबसे पहले इसके अंदर सोचेगा, बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में सोचेगा। तो फिर वो आगे कहते हैं, यह अवसर क्या है? जीवित रहना या अपने अस्तित्व को बनाए रखना नहीं है क्या? यही प्रतिक्रिया की मूल संभावना है, और इसे मन और शरीर दोनों के बुनियादी कार्यों की विशेषता के रूप में पाया जा सकता है। आप इस स्वाभाविक प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट को सबसे मजबूत पाते हैं, और जैसे ही एक बार यह संतुलित हो जाता है तो खोजने वाले यानी जिज्ञासु सीकर के लिए बहुत कुछ खुल जाता है। दक्षिणी ध्रुव तब अनुभव किए जाने वाले डेटा के अवरोध को बंद कर देता है, और मन और शरीर के ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को उन अवसरों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है जो कि इन अनुभवों द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा देखो ये अवसर क्या है, क्या ये जो तुम रूट चक्रा के अंदर रहते हो, क्या इसके अंदर जो तुम जीवित रहना और ये सारी चीज़ें जो तुम बेसिक जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, वो तो हम सबका बेसिक इंस्टिंक्ट तो सर्वाइवल ही है ना। अगर आप जिंदा ही नहीं हो तो फिर आप बाकी चीज़ों के अनुभव लोगे कैसे? तो पहली चीज़ तो आपका बेसिक सर्वाइवल है, जो कि सभी के अंदर ही होता है। तो उन्होंने कहा ये तो बुनियादी है, और इसका क्या कहते हैं, इसी को ही विशेषता के रूप में पाया जा सकता है तुम्हारी, अगर तुम अपने बिहेवियर के अंदर भी देखोगे तो। और उन्होंने कहा है कि और ये जैसे ही संतुलित हो जाता है ना, तो जो सीकर है, मतलब जो क्रिएटर की डायरेक्शन में, या कह लो कि अपने आप को जानने की डायरेक्शन में जब निकलता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ खुल जाता है। अब आपको याद होगा, रा ने पिछले सत्र में कहा था, ये जो संतुलन होता है ना, सबसे पहले आपको यहाँ बनाना होता है मूलधारा चक्र में। और वो कैसे बनता है कि जो आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो, उसके अंदर आपको अपने अनुभव को देखना है, अपने अनुभव को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने हैं, और फिर नेगेटिव का पॉजिटिव भी देखना है, पॉजिटिव का नेगेटिव भी देखना है। इस तरीके से ये संतुलित हो जाएगा। जब ये संतुलित हो जाएगा तो रा ने यहाँ पर कहा है, फिर उसके बाद अगले जो चक्र है ना, उनका नंबर लगना शुरू होगा। बाकी सारी गतिविधियाँ उसके बाद इन चक्रों के अंदर हो रही होंगी। हालांकि हम अपनी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से जी रहे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि कब कौन सा चक्रा हमारा एक्टिवेट हो रहा है और कब कौन सा एकदम से डिफ्यूज़ हो रहा है, तो ये पता नहीं चल पाता है। इसीलिए रा ने कहा है कि मेडिटेशन में बैठ के जब तुम देखोगे ना, तब ही तुम अपने जीवन को संतुलित कर पाओगे, या कह लो इन चक्रों को संतुलित कर पाओगे। जल्दबाजी में, भागा दौड़ी में केवल अनुभव लेते चले गए तो आप कन्फ्यूजन की स्टेट में रहोगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि इनको बैलेंस कैसे करना है। तो यही उन्होंने पहली एक्टिविटी बोली यहाँ पर, और यहीं पर वो इसी को लेकर ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाता है ना, जब इसका संतुलन हो जाता है, तो अपने आप की खोज करने वाले के लिए बहुत कुछ खुल जाता है, यानी उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं अपने आप को बैलेंस करने की, या फिर अपनी एक डायरेक्शन के अंदर झुकाव पैदा करने की। और इसमें भी वो कह रहे हैं, ये जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, अनुभव किए जाने वाले डेटा। अब आप ये सोच रहोगे डेटा, कि ये डेटा क्यों बोल रहे हैं रा डेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एक फ़ोन के अंदर इंटरनेट डेटा डालता है ना, इसी तरीके से ये प्राइमल फोर्सेस है ना, हम एक डिवाइस हैं, हमारे अंदर वो डेटा डालती हैं। ये तो ये डेटा ही है जिसका हम अनुभव कर रहे होते हैं, और आप फ़ोन के अंदर भी जो कर रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें वो अनुभव ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एआई से देखोगे, मैच करोगे, और नेचुरल उसमें वर्ल्ड में देखोगे ना, आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगी दोनों चीज़ें। तो फिर आप इसमें ये देख रहे हो, वो कह रहे हैं कि इसी का ही इस्तेमाल करके जब आप ऐसे करने लग जाते हो, तो ये जो डेटा है ना, नीचे से बंद हो जाता है। मतलब अब डेटा पूर्ण हो चुका है यहाँ पे, जब आपने अपना वो कर लिया, संतुलन बना लिया है, तो उसके बाद अगले चक्रों का नंबर आएगा। और जब उन चक्रों का नंबर आएगा ना, तो वो कह रहे हैं कि फिर वो चक्र ना, बाकी के अवसरों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है उनको, फिर जो कि आपके अनुभव हो रहे हैं ना, उनके द्वारा वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसके ऊपर के चक्रास जितने भी होंगे ना, ऊपर के चक्रास में अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। बेसिक इसके अंदर, फिर इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की, फिर इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की, फिर इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ से इकाई को अनुभव प्राप्त होता है या उसकी ओर आकर्षित होता है? तो इस सवाल में डॉन कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि ये जो साउथ पोल है हमारा, ये जो नीचे से है मूलाधार चक्र से, यहाँ से हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और यहाँ पे ये अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्यों होता है?
तो रा कहते हैं ऐसा हम अपनी समझ के कारण कहते हैं कि यही माध्यमों द्वारा मिले अनुभवों की घटना की प्रकृति है और किसी भी इकाई की जागरूकता में इसका प्रवेश इसी मूल ऊर्जा केंद्र से होता है। तो रा कह रहे हैं ऐसा हमने अपने अनुभव में भी देखा है, हमने भी ऐसे ही इसी तरीके से लर्न करते हुए आए हम लोगों ने। और वो कह रहे हैं यहीं से वो माध्यम जो होते हैं ना, इन्हीं के द्वारा अनुभवों की घटना होती है, मतलब उसकी प्रकृति है ही कुछ इस तरीके से, क्रिएटर ने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि जो अनुभव जो है ना वो यहीं से चलने शुरू होंगे, यानी आपके सर्वाइवल से ही सारी चीज़ें होनी शुरू होंगी, बाकी के अनुभव तो उसके बाद होंगे। और वो कहते हैं इसी से आपके अंदर जागरूकता आती है, अवेयरनेस, यानी कि जानकारियाँ। कहते हैं ना पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि भैया भूखे पेट तो भजन भी ना होए। वो इसलिए कहते थे क्योंकि जब तक आपका पेट नहीं भरा हुआ है, आपका सर्वाइवल नहीं हो रहा है, तो बाकी अनुभवों तो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रख जाएंगे ना। तो कह रहे इसीलिए इसी मूल ऊर्जा केंद्र से होता है सब कुछ, पहले यहाँ पर एक्टिविटी होगी, उसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ होंगी। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे एक इकाई किसी विशेष अनुभव से संबंधित माध्यम को आकर्षित करने के लिए एक परिस्थिति बनाती है और तब वो माध्यम कैसे प्रदान किया जाता है या सीखा जाता है? तो ये भी अच्छा सवाल है। डॉन ने कहा कि आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष अनुभव, यानी कि कोई उसकी ज़िंदगी का कोई इम्पॉर्टेंट अनुभव हो, उससे संबंधित हम अगर आप हमें बता सको कि ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं और इसके लिए सिचुएशन कैसे डिज़ाइन होती है। अब सिचुएशन डिज़ाइन होने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने अनुभवों को सच में बैठ के कभी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मुझे अनुभव हुआ था ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हुआ था, एक परिस्थिति बनी। अब जब वो परिस्थिति बनती है ना, उस परिस्थिति के अंदर जब आप अपने आप को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा अरे वाह, ये तो मूवी की तरह डिज़ाइन है और इस परिस्थिति के अंदर, उस मूवी के अंदर एक परिस्थिति है, उसके अंदर मैंने एक्ट किया तो मुझे इस तरीके का अनुभव मिला है। तो इसी में वो यही कह रहे हैं आगे, तब इसी के द्वारा आप मुझे ये बताओगे फिर वो माध्यम कैसे प्रदान किए जाते हैं? तो रा कहते हैं हाँ, इसका उदाहरण दिया जा सकता है। तो डॉन कहते हैं क्या आप उदाहरण देंगे? तो रा कहते हैं हम अनुमति के लिए कारना की चेतना को स्कैन करने के लिए रुके थे ताकि उसके अनुभव संबंधी माध्यम का उदाहरण के तौर पर उपयोग किया जा सके। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रा कह रहे हैं कि हम ना ये कारला जो है ना, इसकी चेतना यानी इसकी कॉन्शियसनेस की जो फील्ड है ना, क्योंकि इसी फील्ड के अंदर इसकी स्पेशल फील्ड भी है अंदर, हर किसी की अपनी अपनी होती है इसी फील्ड के अंदर, तभी तो यूनिक भी हैं हम लोग। तो वो कहने लगे कि इसको हम लोग स्कैन कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि इसके उदाहरण देखें कारला के, उसमें से निकाल के कोई उदाहरण तुम्हें देते हैं। और अब हमें वो उदाहरण मिल गया और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो आगे कहते हैं यह एक उदाहरण है और ऐसी इकाई जो विकास क्रम की प्रक्रिया को जानती है वो इससे अनुमान लगा सकती है। जन्म लेने से पहले कारला ने ऐसे साधनों को चुना था जिसके द्वारा माध्यम के प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना थी। कारला बिना किसी लाभ या उम्मीद की अपेक्षा किए प्रेम और रोशनी को व्यक्त करने की इच्छा रखती थी। कारला ने आध्यात्मिक कार्य को पूरा करने के प्रयास के लिए भी प्रोग्राम किया था और इस काम को पूरा करने के लिए और इस काम में उसकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसने साथी और दोस्त भी चाहा था। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने कारला का ही एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं केवल कारला पर है, अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों पर लागू करके देखें तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इवोल्यूशन को जानता है ना, कि भाई किस तरीके से एक इंसान बढ़ता है, बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो आगे चलता है, अनुभव ले रहा होता है ज़िंदगी के, आगे आगे चल रहा होता है, तो इसका इस्तेमाल करके, इस अनुभव का इस्तेमाल करके अनुमान लगा सकते हैं। तो रा ने कहा कि आप अपने एंड पे भी इसका अनुमान लगाने की कोशिश करना कारला के इस एग्जाम्पल के द्वारा। वो कहते देखो, जन्म लेने से पहले जो थी ना कारला, उसने ऐसे साधन यानी ऐसे रिसोर्सेज चुने थे अपनी ज़िंदगी के लिए कि जिनके द्वारा उसे माध्यम प्राप्त होने थे, ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा संभावना भी थी। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रही थी ना, यहाँ पे प्रोग्राम कर रही थी, तो उसने माध्यम ही इस तरीके के चुने थे और उन माध्यमों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जो अनुभव होते हैं ना, उसने रिसोर्सेज इस तरीके से चुने थे, उसने चीज़ें इस तरीके की चुनी थी कि जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर उन कार्यों को कर सके जो वो यहाँ पर करने के लिए आई है। फिर वो आगे कहते हैं कारला बिना किसी लाभ या उम्मीद की अपेक्षा किए प्रेम और रोशनी को व्यक्त करने की इच्छा रखती थी, यानी कि पैदा होने से पहले ही उसकी इच्छा ये थी कि भाई वो इस लव और इस लाइट की अंडरस्टैंडिंग को दूसरों को बताए, और इसकी इच्छा उसने रखी थी। और इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि इस आध्यात्मिक कार्य को पूरा करने के प्रयास के लिए ना उसने अपने आप के लिए प्रोग्रामिंग की थी।
तो अपना प्रोग्राम उसने पूरे तरीके से डिज़ाइन किया था, यानी अपनी फ़िल्म पूरी उसने डिज़ाइन की थी। और इस काम को पूरा करने के लिए ना उसको एक दोस्त की भी ज़रूरत थी। अब इस केस में दोस्त आप लोगों को शायद पता ही होगा, जिम ने तो खैर बाद में ज्वाइन किया था, पहले डॉन और कार्ला दोनों दोस्त बने थे। तो वो कह रहे कि उसको जिस दोस्त की आवश्यकता थी ना, वो दोस्त, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन बात यहाँ पर डॉन की ही हो रही है। फिर वो आगे कहते हैं, ये समझौते या अग्रीमेंट्स उसके जन्म से पहले किए गए थे। पहली योजना प्रोग्राम कार्ला के तथाकथित माता पिता और भाई बहनों के साथ था। इस योजना से उसे उन परिस्थितियों के लिए ऐसे माध्यमों के अनुभव मिले जिसमें वो बिना किसी उम्मीद या इच्छा के सभी के साथ अपने उज्जवल व्यक्तित्व को साझा कर सके। दूसरी योजना में कई इकाइयों के साथ समझौते शामिल थे। इन समझौतों से उसे आपके समय स्थान और स्थान समय की निरंतरता में कार्य और मित्रता और भाईचारे के माध्यमों को अनुभव करने के अवसर मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है ना, उससे पहले वो अपने कुछ अग्रीमेंट्स करके आता है। इसको कुछ लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको सोल अग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो अग्रीमेंट होता है आप अपना बना के अपने हायर सेल्फ को दे के आते हो और उसी में से निकाल के हायर सेल्फ आपकी ज़िंदगी में माध्यम लगाते चले जाते हैं। अगर आप अपने रास्ते से भटको तो जैसे ही आप भटकोगे तभी आपकी ज़िंदगी में माध्यम लग जाएगा, ताकि आप अपने एक निरंतर दिशा में आ सको। जो आपने डिसाइड किया होता है ना कि मेरे को इस तरीके से खेलनी है अपनी ज़िंदगी, या अपनी ये फिल्म इस तरीके से जीनी है, तो अगर आप उससे हल्का सा भी इधर उधर होगे तो माध्यम लग जाएगा वहाँ पे। तो उसी तरीके के अग्रीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो कहते हैं कि जो पहली अपनी जब फिल्म जैसे होते हैं ना, जब फिल्म में पहला सीन, तो इस तरीके से वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने पहला सीन जो बनाया था अपनी ज़िंदगी का, उसने पहले अपने माता पिता और भाई बहन चुने कि भाई ये मेरे माता पिता होने चाहिए, इस घर में मेरा जन्म होना चाहिए, ये मेरा परिवार होना चाहिए। फिर इस योजना के कारण उसने ये किया, या कह लो इस फिल्म के सीन की वजह से उसने ये किया कि उसे इस तरीके के अनुभव मिले जहाँ पर वो अपने आप को अच्छी तरीके से वो कर सकती थी, एक्सप्रेस कर सकती थी। और क्योंकि वो अंदर से बहुत ही उज्जवल और बहुत ही खुश मिजाज और इस तरीके की थी, तो अपने व्यक्तित्व को दूसरों से साझा भी कर सकती थी। तो इसका भी उसको बड़ा बेनिफिट मिला। फिर वो कहते हैं कि उसके दूसरे सीन में, यानी दूसरी योजना में, कई इकाइयाँ शामिल थी और कई समझौते भी शामिल थे। यानी कि उसके ज़िंदगी में और भी कई नए तरीके के लोग आए, दोस्त आए होंगे, टीचर्स आए होंगे, माता पिता के अलावा रिश्तेदार आए होंगे, और भी कई लोग जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं। अब देखने में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी ना बड़ी रैंडम है। रैंडम नहीं है, ये पूरी गेम आप पूरी डिसाइड करके आते हो, बस यहाँ पे खेलना भूल जाते हैं। और भी राह अभी आगे बता भी देंगे, खैर आगे देखते हैं वो। तो इसमें वो आगे कहते हैं, इन समझौतों से उसे आपके समय स्थान और स्थान समय की निरंतरता में कार्य और मित्रता भाईचारे के माध्यमों को अनुभव करने के अवसर मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इन्हीं अग्रीमेंट्स, इन्हीं समझौतों के कारण या इन्हीं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण आपके स्थान समय, यानी इस धरती पे अब वो जहाँ पर है, और स्थान समय निरंतरता, यानी जहाँ पर अदृश्य में, यानी उसकी 4th डेंसिटी में, 5th डेंसिटी में, 6th डेंसिटी में जो इसकी कॉपीज़ है ना, उनके साथ भी इसके समझौते हो रखे थे। और वहाँ पर भी इसी कारण से, क्योंकि वो इस तरीके का काम कर रही है, तो उसे वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा, और वहाँ से सपोर्ट मिलेगा तो उसको इस तरीके का मित्रता और भाईचारे के माध्यमों का अनुभव करने के अवसर मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि उसने डिज़ाइन ही अपनी लाइफ का इस तरीके से किया था। और ऐसा नहीं है दोस्तों आप में से कोई अपनी ज़िंदगी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं करके आया, आप में से बहुत लोग करके आए हो। फ़र्क सिर्फ इतना है अभी आप भूल चुके हो, लेकिन कोई नहीं, वो भी याद आ जाता है। अगर आप मेडिटेट इस तरीके से करोगे ना, अपना अनुभव संतुलन बनाना शुरू करोगे, मेडिटेट करोगे, एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी जो ये वेल ऑफ फॉरगेटिंग है ना, जिसे भूलने का पर्दा कहा जाता है, आप इसे तोड़ भी लोगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम है, बस प्रेम से मांगना शुरू करोगे ना कि भाई ये टूट जाए, अपनी उसी के अंदर टूट जाए, प्यार प्यार से बस ऑब्जर्वर की तरह देखते रहो, ये अपने आप ही टूट जाएगी। और जब ये टूट जाएगी ना, आप अपने हायर सेल्फ से मिल लेना, अपना अग्रीमेंट देख लेना कि भाई मैं अपना अग्रीमेंट अपनी ज़िंदगी का इस तरीके से बना के आया हूँ, इस तरीके से मेरे को दूसरों की सेवा करनी है या खुद की सेवा करनी है, जो भी करना है वो सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रा ने बोला भी है कि इस धरती पर आने के बाद या किसी भी तीसरी घनत्वता में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का पहला गोल ये ही होना चाहिए कि वो अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग को तोड़ दे। अब ये दो तरीके से हो सकता है, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोथेरेपी से भी ब्रेक कर लेते हैं, कुछ लोग इसे मेडिटेशन से भी ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि उसमें आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है इसके अंदर।
खैर फिर वो आगे कहते हैं, ऐसी कई घटनाएं, इवेंट्स इस योजना का हिस्सा है जो केवल कार्ला के लिए ही था, जिसके होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का संबंध आपकी सामाजिक संस्कृति से है, यानी कि जन्म लेने के बाद उसके आसपास का माहौल कैसा होगा। इन घटनाओं में रहन सहन की प्रकृति या जीवन यापन का स्तर, आपके कानूनी ढांचे यानी कि गृहस्थ जीवन में शामिल संबंध, और जहां वो जन्म लेगी उस समय उस समाज की स्थिति शामिल है। कार्ला के इस जन्म को इस तरह समझा जा सकता है कि ये कटाई के समय होना था। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर तुम इसकी ज़िंदगी की इवेंट्स और इसकी घटनाएं देखोगे ना, इसमें इस तरीके के हिस्से शामिल हैं कि उसने पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज़ इस तरीके से लगाई थी अपनी ज़िंदगी में कि वो ना उसकी सामाजिक संस्कृति यानी कि जिस तरीके के परिवार में वो पैदा हुई है, और जैसे जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं, कह रहे उस तरीके की सारी चीज़ों के हिसाब से उसने लगाई थी कि मैं यहाँ पैदा होंगी, इस तरीके के समाज में पैदा होंगी। वो कह रहे कि उसने जन्म लेने के बाद कहाँ का माहौल उसका कैसा होगा ना, उसके आसपास का, उसके हिसाब से जानबूझ के उसने इस तरीके से डिज़ाइन की थी। और वो जिस घर में पैदा होगी वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, वहाँ का जीवन यापन स्तर कैसा होगा। यानी जीवन यापन स्तर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गरीब फैमिली में भी हो सकती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी हो सकती थी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी हो सकती थी, या फिर एक रिच क्लास फैमिली में भी हो सकती थी। तो उसने सारी चीज़ें अपनी खुद डिज़ाइन की थी अपने हिसाब से। और उसने ये भी डिसाइड किया था कि उसके घर के अंदर का कानूनी ढांचा कैसा है, क्योंकि भाई रूल्स तो हर किसी के घर के अंदर होते हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन तो होते ही हैं। वरना आप लोगों में से भी और हम सब लोगों में से सबके साथ ऐसा हुआ है जहाँ हम लोगों ने घर के रूल्स और रेगुलेशन तोड़े हैं, तो चप्पल और झाड़ू ये दो चीज़ें बहुत सही रही हैं जिन्होंने हम लोगों को उन रूल्स और रेगुलेशंस को सिखाने में मदद की है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने माँ बाप को कि उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा ताकि हम थोड़ा ठीक रास्ते पर रह सकें। तो खैर इसमें फिर वो आगे कहते हैं जहाँ वो जन्म लेगी उसी समाज की स्थिति कैसी होगी, ये भी शामिल था कि वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, ये भी शामिल था। और इसमें उसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की थी ना, वो ये की थी कि उसको ये जन्म तब लेना है जब कटाई का समय निकट हो, यानी ये हार्वेस्ट का टाइम निकट हो। क्योंकि आप दोस्तों देखो ना इसको सोचने वाली बात है, ये लॉ ऑफ वन जब आई उसके बाद एक्चुअली में लोगों को पता चला कि हार्वेस्ट होती कैसे है, कटाई होती कैसे है। ये किताब आई, जब ये किताब चैनल हुई तब लोगों को पता चला अरे हार्वेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हार्वेस्ट जो होती है, ये जो कटाई होती है किस तरीके से होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके तरीके क्या होते हैं, अपने आप की ग्रेड कैसे बनाई जाती है। अदरवाइज़ तो किसी को पता ही नहीं चलता, सारे कन्फ्यूजन में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। तो इसी समय को उसने चुना कि मैं इसी समय पे यहाँ पे पैदा होके और इस काम को कर दूंगी ताकि दूसरों की सेवा हो सके और दूसरों की भलाई हो सके। तो खैर इसमें आगे रहा कहते हैं, इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये योजनाएं आपके लाखों लोगों पर लागू होती हैं जो विकास क्रम के बारे में जागरूक हैं और जिन्हें दिल से काफ़ी इच्छा है कि वो प्यार को समझें और उसकी कंपनता चमक को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने सीखने के लिए किस तरह की योजना बनाई है, बल्कि उनका लेना देना दूसरों के साथ कैसा होता है कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ना कि घटनाओं के साथ। उनका लेना देना दूसरों को देने से होता है, ना कि उनसे लेने से, क्योंकि प्रेम के सबक अभ्यास की प्रकृति ऐसी होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। जो इकाई नेगेटिव रूप से कटाई योग्य हैं वो इस समय खुद के प्रति अपने प्रेम को साझा करने का प्रयास करते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो राह ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने कहा है कि इसे देखते हुए अगर तुम इस एग्जाम्पल को देखोगे ना कार्ला के, तो ये जो है ना ये तुम्हारे यहाँ पे काफ़ी लाखों लोग हैं जिनके ऊपर ये भी इस वक्त एप्लीकेबल है इसी तरीके का स्ट्रक्चर। और आप देखोगे जो लोग इवोल्यूशन के बारे में थोड़े से जागरूक है कि भाई बच्चा है फिर बड़ा होगा फिर इस तरीके से होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, अपनी पूरी ज़िंदगी देखते नहीं हैं। और जब वो पूरी ज़िंदगी एनालाइज नहीं करते हैं ना तो उनको पता भी नहीं चल पाता है। अनलेस अनटिल उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा झटका ना पड़े ना, तब तक वो अपनी पूरी ज़िंदगी को देखते नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक बड़ा झटका लगना ज़रूरी होता है। ये तीसरी घनत्वता है ही कुछ ऐसी कि अगर यहाँ झटका ना पड़े ना, मतलब कोई बड़ा सा, तो इंसान रुक कर देख नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में पीछे क्या क्या हुआ है। और जब वो देख लेता है ना तब वो ढूंढना शुरू करता है और तब इस तरीके की चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि इसी के बारे में जागरूक जो लोग जागरूक हैं ना इस तरीके के विकास क्रम के बारे में, और जो दिल से चाहते हैं कि भाई वो प्यार को समझें और इसकी कंपनता और इसकी चमक को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें, यानी चौथी घनत्वता में जा सकें,
बहुत लोग दोस्तों इस धरती पर ऐसे हैं जो चौथी घनत्वता में अपनी कटाई करवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़्ड हैं। तो इस किताब ने उनकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर की है, एंड वी होप कि आप लोगों की भी हो रही हो। तो इसमें आगे खैर वो ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने सीखने के लिए किस तरीके के सीन्स बनाए अपनी फ़िल्म के। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना है कि उनका दूसरों के साथ किस तरीके का वो है व्यवहार, या दूसरों के साथ वो किस तरीके से पेश आते हैं। उससे इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो दूसरों से चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं या दूसरों को चीज़ें देना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक नेचुरल झुकाव भी तो होता है ना एक व्यक्ति का, कि कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन या उनके लिए मदद करने की ज़्यादा इच्छा होती है, कुछ ऐसे होते हैं उन्हें बस दूसरों से लेना ही लेना अच्छा होता है, ठीक है ना, जो मीन कहते हैं जिन लोगों को हम लोग, या कह लो उनका बिहेवियर मीन है, हालांकि वो अलग तो नहीं है हमसे, लेकिन बिहेवियर उस तरीके का है। तो इसमें ये कहते हैं कि वो जो प्रेम का सबक है ना, इसकी प्रकृति कुछ इस तरीके की है ना कि पॉजिटिव साइड में भी झुक सकता है और ये नेगेटिव साइड में भी झुक सकता है, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर तुम नेगेटिव वाले को देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि वो अपने आप को प्रेम करने का जो प्रयास है ना, उसको सीख रहे हैं वो लोग, और उन लोगों ने पूरा झुकाव अपने लिए कर लिया है। और उनके अगर तुम बिहेवियर, उनकी सारी चीज़ें देखोगे ना, तो वो केवल अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, चाहे दूसरे जिए या मरे, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। उन्होंने अपना झुकाव इस तरीके का बना लिया है, और इसी तरीके से पॉजिटिव वाले को भी अपना झुकाव बनाना होता है कि भाई कुछ भी हो, दूसरों की सेवा के अगर आप रास्ते पे निकले हो ना, तो उनकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप क्रिएटर से अपॉर्चुनिटीज़ मांगोगे, अपने हायर सेल्फ से अपॉर्चुनिटीज़ मांगोगे, तो आपको मिलती चली जाएंगी। और आजकल हम भी देख रहे हैं बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और बहुत लोग लॉ ऑफ वन और अलग अलग माध्यमों से दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य भी है, मतलब दूसरों की सेवा के झुकाव को डेवलप करने के लिए। खैर, इसके आखिरी भाग में वो ये कहते हैं, यह ऐसे भी लोग हैं जिनके सबक काफ़ी अनियमित होते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में मन, शरीर और आत्मा के विकास क्रम की प्रकृति और तरीकों को समझने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ इन प्रक्रियाओं पर उन लोगों द्वारा पहरा दिया जाता है जो सेवा में रहते हुए हमेशा सतर्कता से निगरानी करते हैं। यहाँ ऐसी कोई इकाई नहीं है जिनकी सहायता नहीं की जाती है, चाहे वो रचना की एकता के बारे में आत्म जागरूकता के माध्यम से की जाए, या आपके खुद के गार्जियन के माध्यम से, जो कम प्रगतिशील मन, शरीर, आत्मा को एकता के किसी भी स्थायी विभाजन से बचाते हैं, जब तक कि आपकी घनत्वता के पाठ जारी रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि देखो, तुम्हारे यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे अनियमितता हैं उन लोगों के साथ जो भी करंटली कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है कि इस चीज़ को करना कैसे है, और वो असमर्थ होते हैं अपने इस झुकाव को बनाने के लिए। और आपको याद भी होगा, रा ने ये कहा था कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कटाई कम ही होगी, ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादातर लोग रिपीट ही करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो खोए हुए हैं। और हमने वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन में भी पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मतलब महासंघ ने ये कहा था कि हमें उनसे अब कोई मतलब नहीं है जो सोए हुए हैं, हमें मतलब उनसे हैं जो हल्के से जागे हुए हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सकें इस कटाई को कराने में, उनकी मदद मतलब इस हार्वेस्ट में उनकी मदद कर सकें, ताकि वो ये पॉजिटिव दिशा में जा सकें। क्योंकि पॉजिटिव, हम ये वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन, ये लॉ ऑफ वन, ये जितनी भी किताबें हैं ना, ये पॉजिटिव डेंसिटी बीइंग्स ने जो दी थी ना, हमने उसी पर ही फोकस किया है। क्योंकि नेगेटिव वाली जो हैं वो हमारे पास तो है नहीं, और वैसे भी उसको पढ़ने का हमारा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारा झुकाव भी वैसा नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि इन प्रक्रियाओं को अगर आप लोग देखोगे ना, इन पर भी पहरा दिया जाता है। आपको याद होगा, रा ने कहा था कि जो गार्जियंस होते हैं, गार्जियंस के नीचे एक टीम होती है, ठीक है, जो 24 गार्जियन है उनके नीचे भी एक टीम होती है। वो टीम ऐसे लोगों की भी मदद करती है जो इस तरीके से कन्फ्यूज़्ड है। सहायता तो सबको दी जाती है, लेकिन वो सहायता मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो कह रहे वो हमेशा सतर्कता से उनकी भी निगरानी करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मतलब सहायता ना की जाए। वो कहते हैं चाहे वो रचना की एकता के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, चाहे वो विभाजित हो, चाहे वो ये सोच रहा हो कि जी मैं इस धर्म का, मैं उस जाति का, मैं इसका, मैं उसका, वो कुछ भी सोच रहा हो अपने बारे में, लेकिन मदद उसकी भी की जाती है, लेकिन अगर वो सही समय पर मांग ले तो। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि या तो गार्जियन उसे उसके माध्यम के द्वारा कर देते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में माध्यम ऐसे लगा देंगे भीषण कि उससे मतलब हैंडल ही ना हो वो, तो इस तरीके से भी की जाती है उसकी, कह रहे। और उसको कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विभाजनों से मतलब बचाया जा सके, ताकि आपकी घनत्वता के पाठ जारी रहें, यानी कि ज़्यादा विभाजन में ना घुसे वो। अगर वो ज़्यादा विभाजन में घुस गया तो वो पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा, और एक बार वो नेगेटिव हो गया तो फिर उसकी मदद कैसे की जाएगी, उसकी मदद करनी तो थोड़ी सी मुश्किल है। तो कहते हैं कि कोशिश की जाती है उसके विभाजन ना होने दिए जाएँ।
और ताकि आपके ये घनत्वता के पाठ जारी रह सके। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप खुद के प्रेम को साझा करने वाले नेगेटिव झुकाव का उदाहरण दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इससे नेगेटिव झुकाव कम हो सकता है। क्या आप उस विचार को विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना, उन्होंने कहा कि जब आपने पॉजिटिव वाले का भी बताया तो एक बार आप नेगेटिव वाले का भी उदाहरण देके हमें बता सकते हो कि ये जो नेगेटिव झुकाव है ये किस तरीके से होता है, और इसको अगर हमें पता चल जाए तो हो सकता है कि हम अपने आप को इस तरीके के झुकाव से बचा सकें और अपना जो है एक झुकाव पॉजिटिव साइड में बना सकें। तो रा कहते हैं, हम परिचित लोगों के उदाहरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे उनकी आज़ादी का उल्लंघन होगा। इस प्रकार हमें सामान्य बातें ही करनी होंगी। तो रा कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे यहाँ पर अभी ज़िंदा लोग हैं ना, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि फिर ये उनकी आज़ादी का उल्लंघन है, कि उनकी जानकारी हमने बिना उनसे परमिशन लिए हुए दी कैसे, तो वो तो हम करेंगे नहीं। तो कह रहे इसलिए हम लोग तो सामान्य बातें ही तुम लोगों को बताएंगे। तो वो कहते हैं, नेगेटिव झुकाव वाली इकाई या जीव वह है जो महसूस करता या करती है कि उसे ऐसी ताकत मिल गई है जो उसके अस्तित्व को अर्थ देती है, ठीक उसी तरह जैसे पॉजिटिव झुकाव वाला महसूस करता है। यह नेगेटिव इकाई इस समझ को दूसरों को देने का प्रयास करता है, आमतौर पर एलीट्स को बनाकर, फिर उन एलीट्स के द्वारा शिष्यों को बनाने की प्रक्रिया से, और दूसरों को गुलाम बनाने की आवश्यकता और अधिकार को सिखाकर, जिससे उस नेगेटिव इकाई का भला हो। इस तरह वो दूसरी इकाई ये मानने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि वो इन नेगेटिव इकाई पर निर्भर हैं और उन्हें इनके मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया रा ने कहा कि देखो ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, इनके अंदर भी ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है इनकी ज़िंदगी में, या कह लो कि वो भी ऐसी तरीके से महसूस करते हैं कि उनके हाथ में आ जाती है पावर, ठीक है, जिस तरीके से पॉजिटिव वालों के अंदर भी होती है। ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव वाले कोई ऐसे गिरे पड़े लोग जी ऐसी कहीं पे हो गए, नहीं, पॉजिटिव वालों के अंदर भी बराबर ताकत होती है और उतनी ही ताकत होती है नेगेटिव वालों के अंदर भी। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास जब पावर आ जाती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये उनके अस्तित्व को अर्थ दे रही है, यानी कि उनको कुछ इंपॉर्टेंस मिल रही है। और जब इस तरीके का उनको लगता है ना कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ और जनता मेरे बारे में, मतलब जनता मेरे बारे में सोच रही है इस तरीके से, या जनता मेरी साइड में झुक चुकी है, तो इससे उनके अस्तित्व को अर्थ मिलता है। फिर वो कहते हैं कि जो नेगेटिव इकाई है ना, ये इस समझ को दूसरों को भी फिर देने का प्रयास करते हैं कि मतलब जैसी उनकी सोच है ना, फिर वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर रानी यहाँ पे कहा है कि ये इस तरीके से किया जाता है कि वहाँ पे एलीट स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, मतलब कोई एक टॉप पे बैठेगा और वो नीचे वालों को वो करेगा, मतलब गाइड करेगा, या कह लो नीचे वालों को चलाएगा। तो कहते हैं कि फिर इन एलिट्स के द्वारा शिष्यों को बनाने की प्रक्रिया से, यानी कि फिर इनके भी गुट बनते हैं, अलग अलग समूह बनने शुरू होते हैं, जहाँ पे इनके नीचे जो होते हैं उनको इस तरीके की जो है शिक्षा दी जाती है, जिसे आप कह सकते हैं कि इस तरीके की नेगेटिव लीडरशिप की जो शिक्षा होती है वो दी जाती है इनको। वो कहते हैं कि इसमें ये सिखाया जाता है कि भाई ये ज़रूरी है कि दूसरों को गुलाम बनाया जाए, इसकी आवश्यकता है और ये तुम्हारा अधिकार भी है क्योंकि तुम स्पेशल हो। उनके अंदर वो एक चीज़ डाल देते हैं कि भाई तुम स्पेशल हो, उनके अंदर ये चीज़ नहीं डाली जाती कि भाई तुम आम नागरिक हो या आम लोगों के जैसे बराबर हो, उनके अंदर ये नहीं डाली जाएगी कभी भी। उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में एक चीज़ डाली जाएगी कि तुम स्पेशल हो दूसरों से इस मामले में या किसी भी मामले में। तो फिर वो कहते हैं इससे होता क्या है, उस नेगेटिव इकाई का भला हो जाता है। एंड में ये होता है कि इसका फ़ायदा उस व्यक्ति को मिलता है वो जो टॉप में बैठा होता है। और फिर वो कहते हैं इसी तरह से फिर वो इकाई जो है ना, जो नीचे के हैं, जो उसकी दूसरी इकाइयाँ जो नीचे हैं ना, वो ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई वो इस तरीके के नेगेटिव वाला ये जो उनका लीडर है ना, उसके ऊपर निर्भर हैं अब, और ये ही है जो उनको मार्गदर्शन और ज्ञान देगा। अदरवाइज़ उनको ऐसा लगता है कि अगर ये ना हो तो फिर हम भी नहीं है, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, यानी हमारा कोई भला नहीं हो सकता। जैसे हो जाता है कभी कभी कि हम लोग सोच लेते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ये हमें जो है ना अच्छा, हमारे लिए अच्छा करेगा, चाहे वो सबके लिए अच्छा करे या ना करे, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा करेगा। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली अपनी निर्भरता उसके ऊपर बना लेते हैं और उसके मार्गदर्शन और उसके ज्ञान को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसने किया तो कैसे किया, फिर उसकी तरह बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जैसे उसकी तरह बनने की कोशिश करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका नेगेटिव झुकाव हो जाता है। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद।
क्या आप इस विचार को विस्तार से समझा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं, यानी कि भौतिक रूप से जन्म लेने के दौरान एक इकाई को एक झुकाव बनाने या अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम से बर्ताव करने की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा उस समय क्यों संभव नहीं है जब वो दो जन्मों के बीच की स्थिति में होता है, जब वह जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे एक जन्म लेना पड़ता है और सब भुलाना भी पड़ता है। वो यादें जो सचेत रूप से उसके पास होती हैं, जिसमें वो जानता है कि उसे क्या करना है और वो उसी तरह का कर्म करे जिसकी वो आशा रखता हो। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी डॉन ने एक इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें, कि जब एक व्यक्ति को पता ही होता है कि भाई उसे एक झुकाव बनाना है अपना, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये तो जब वो मरने के बाद वो बीच की स्थिति में होता है, यानी कि अभी वो अगला पैदा भी नहीं हुआ है और यहाँ से मृत्यु होके जा चुका है, उस टाइम पर तो उसको सारा कुछ पता होगा ना, कि उसके साथ उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके का उसका झुकाव है, उसको किस तरीके से झुकाव बनाना है और उसे दूसरों से प्रेम प्यार से बर्ताव करना है, इसकी आवश्यकता होती है उसको। तो वो कहते हैं कि इस तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो दोबारा जन्म लेगा, फिर उसे भूलना भी पड़ेगा, फिर वो यादें जो उसे नहीं हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्यों होती है, मतलब इस कार्य को आगे करने की क्या ज़रूरत क्या है, और ये अच्छा सवाल है। तो राय इसका जवाब देते हैं, आइए हम उस इंसान का उदाहरण देते हैं जो अपने हाथ में पोकर के सारे पत्तों को देख सकता है और वह खेलना भी जानता है। तो इस तरह उसके लिए जुआ भी तो बच्चों का खेल होगा, क्योंकि इसमें कोई जोखिम ही नहीं होगा। उसे उसके भी पत्तों के बारे में पता होगा जो उसके साथ खेल रहा है, उसे सारी संभावनाएं पता होंगी और जो पत्ते होंगे वो भी सही से खेले जाएंगे, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा, आइए इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं। अब ये ज़िंदगी का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे कि आप ऐसे सोच के चलो, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, कह रहे ऐसे समझ के चलो कि जी आप पोकर की एक गेम है, पोकर एक ताश की गेम होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो, कि एक व्यक्ति के बारे में ऐसे सोच के चलो कि अब वो इस बीच की स्थिति में है, मतलब ना वो पैदा हुआ है और मृत्यु होकर जा चुका है, वो बीच में। अब वो अपनी ज़िंदगी को देख रहा है, वो सारे अपनी ज़िंदगी के पत्तों को देख सकता है, सारा मतलब सब कुछ पता है अब उसे। कह रहे वो खेलना भी जानता है कि हाँ इसको खेला कैसे जाता है। उसके लिए तो फिर ये एक तरीके से अगर आप देखोगे, ये तो बच्चों का खेल हुआ, मतलब उस जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उस वक्त है, उस टाइम पर तो उसको ऐसे ही लगेगा, अरे यार ये तो ऐसे खेलना था, इतना तो आसान है इसको खेलना। तो अगर वो भूल के जाएगा तो मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो मतलब कहेगा कि यार इतना तो आसान खेल है, क्यों बेकार में क्या कहते इतना वो कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें एक कोई जोखिम नहीं है, जोखिम यानी इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी का, मतलब बड़े ऐसा हो जाएगा यार, मतलब पत्ते तो सारे ही पता है, मैं क्या ही खेलूँ इसके अंदर। और उसको दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में भी पता है, उसको सबके पत्ते दिख रहे हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपके भी दिख रहे हैं, हमारे भी दिख रहे हैं, इस प्लेनेट पे जितने लोग हैं सारे सबके पत्ते दिख रहे हैं कि सबकी ज़िंदगियाँ कैसी होंगी या कैसे चल रही हैं और वो कैसे खेलेंगे। तो कह रहे कि उसे सारी जब संभावनाएँ पता होंगी और उसे सारे पत्ते भी पता होंगे, तो आपको लगता है कि क्या उसको इस ज़िंदगी को जीने की कुछ दिलचस्पी होगी, या उसकी ग्रोथ करने की भी कोई दिलचस्पी होगी, आगे बढ़ने की, या अपना किसी भी तरीके का झुकाव बना के उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की कोई दिलचस्पी होगी। वो तो यही कहेगा कि यार ये बेकार ही खेल है, छोड़ो यार, खेलता ही नहीं हूँ मैं। ऐसा मुश्किल ही है, लेकिन वो बाकी लोगों को देख रहा होता है कि ये भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, सारे ही खेल रहे हैं, तो मैं भी खेलूँगा। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है वहाँ पर भी, कि सारे खेल रहे हैं अपनी अपनी गेम, मुझे भी खेलनी है, मुझे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो ये बिल्कुल एक खेल की तरह हो जाती है। तो कहते हैं कि इसलिए वहाँ पे उसे दिलचस्पी नहीं होगी इस चीज़ में, वो खेलना प्रेफर करेगा कि चलो मैं जाता हूँ और खेलूँगा। तो फिर इसमें वो आगे कहते हैं, समय स्थान में और असली रंग की हरी घनत्वता में हाथों के सारे पत्ते आंखों के सामने खुले हुए होते हैं। विचार, भावनाएं, मुश्किलें, इन सभी को देखा जा सकता है। ना कोई छल होता है और ना ही छल करने की कोई इच्छा होती है। इस प्रकार सद्भावना में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इससे मन, शरीर, आत्मा को ज़्यादा अनुभव नहीं मिलता और झुकाव भी कम होता है। तो उन्होंने चौथी घनत्वता का एग्जाम्पल ले लिया। उन्होंने कहा कि ये जो छठी घनत्वता, ये जो चौथी घनत्वता होती है ना हरे रंग की, कह रही यहाँ पर जाने के बाद ना आपके सारे पत्ते खुल जाएंगे आपकी आंखों के सामने, पुरानी जिंदगी अपनी भी, दूसरों की भी, सबकी खुल गई। आपको दूसरों के विचार भी पता है, उनके इमोशंस भी पता है, क्योंकि टेलीपैथी से कनेक्टेड हो।
वो कह रहे उनकी मुश्किलें वो भी तुम्हें दिख रही हैं और अपनी मुश्किलें भी दिख रही हैं। कह रहे वो सभी कुछ देखा जा सकता है वहाँ पे। कह रहे ना तो वहाँ कोई किसी से छल करता है और ना ही छल करने की इच्छा होती है, क्योंकि जब ये है कि भाई सामने वाला भी मैं ही हूँ, तो इससे क्या तो मैं छलूँ और क्या इसको छलने की कोशिश करूँ मैं, और क्या ही ये मुझे छल गया। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें इस प्रकार ना सद्भावना ना हासिल हो जाती है, आपस में प्रेम प्यार हो जाता है, सद्भावना बन जाती है। लेकिन इससे ना मन शरीर आत्मा को ज़्यादा अनुभव नहीं मिलता है। अगर आप गौर करो तो दोस्तों सोचने वाली बात है, ये तीसरी घनत्वता ही है जहाँ पे इतनी चॉइसेस हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। चौथी घनत्वता में राह ने पहले भी बोला था चॉइसेस नहीं है। आपने एक झुकाव अगर इस तीसरी घनत्वता में बना लिया ना कि भाई मुझे या तो दूसरों की सेवा में जाना है या खुद की सेवा में जाना है, तो आप उसी दिशा में निकलोगे निरंतर। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं इधर से उधर जंप मार लूँ या उधर से इधर जंप मार लूँ, नहीं हो सकता ये केवल तीसरी घनत्वता ही है। इसीलिए ये गेम ऑफ लाइफ बन जाता है कि यहाँ से खेल के जो निकलता है ना, उसकी आगे जाके ना इतनी तेज़ी से मतलब प्रोग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर सबके ही अनुभव ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, सारे एक जैसे ही चीज़ें कर रहे होते हैं। अब आप एक बार को सोच के भी देखिए, एक बार को मतलब एक इमेजिनेशन में अगर आप जा सकें, अगर हम लोग सारी एक जैसी चीज़ करने लग जाएं, इस धरती पे हम एक जगह पे किसी जगह पे ऐसे रह रहे हों, कमरे इस तरीके के हों, सबके एक जैसे कमरे हों, सबकी ज़िंदगी एक जैसी हो जाए, सब कुछ ही एक जैसा हो जाए, तो आपको लगता है कि हाँ हम लोग अनुभव के मामले में ज़्यादा निकलेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुभव वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकते, वहाँ पे झुकाव भी ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अवसर है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है वहाँ पे करने के लिए। यहाँ तीसरी घनत्वता में नया नया करने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पर झुकाव बनाया जा सकता है। लेकिन फिर ये भी है कि इस तीसरी घनत्वता के माध्यम देख के लोग फिर ये कहने लग जाते हैं, अरे भैया नहीं, इसे खेलो और निकलो यहाँ से, बस हो गया हमारा तो जो करना था। तो इस वजह से लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो राह ने बोला, ताकि आप ये भी सोच सको कि ऐसा नहीं है तीसरी घनत्वता कोई बुरी है। तीसरी घनत्वता में आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, आप चाहो तो जैसे भी चाहो इस ज़िंदगी की खेल को खेल सकते हो आप। फिर इसमें आगे वो कहते हैं, आइए हम इसकी जांच फिर से अलग तरह से करते हैं। आप इसे एक सबसे लंबे पोकर गेम की तरह इतना बढ़ाकर देखिए जितनी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि पूरी ज़िंदगी चलने वाला खेल। ये पत्ते हैं प्रेम, नापसंदगी, कमियां, दुख, आनंद इत्यादि। इन पत्तों को बांटा जाता है, फिर से बांटा जाता है और लगातार बांटा जाता है। आप इस खेल को जन्म से शुरू करते हैं, हम दोबारा बोलते हैं आप जन्म से इसे शुरू करते हैं, ताकि आप अपने खुद के पत्तों को जान सकें। हो सकता है आप अपने अंदर प्रेम ढूंढ सकें, हो सकता है आप अपने अंदर आनंद, अपनी कमियां इत्यादि को संतुलन करना शुरू कर दें। हालांकि आपका दूसरों के पत्तों को जानने का एकमात्र तरीका उनकी आंखों में देखना है। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, उन्होंने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे इमेजिन कर सको ना अपनी ज़िंदगी को, तो करके देखना कि पूरी ज़िंदगी में ये पोकर गेम ही चल रही होती है आपकी ज़िंदगी में। आपके पत्ते हैं यहाँ पर कि प्रेम, नापसंदगी, जैसे हमारी चीज़ें लाइक डिसलाइक होती है ना कि भाई मुझे ये कपड़े पसंद है, मुझे नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। शादी में गई, नहीं जी गुलाब जामुन नहीं चाहिए, नहीं अरे रसमलाई बहुत बढ़िया है भाई साहब, मज़ा आ गया। और फिर कहीं और पे गए, अरे यहाँ तो थेपला बढ़िया, अरे नहीं थेपला नहीं जी, खाकड़ा खाना है। और आप वहाँ पर गए, आप कह रहे नहीं ढोकला अच्छा लग रहा है, कोई कह रहे नहीं चमचम अच्छी लग रही है। तो इसमें पसंदगी और नापसंदगी ये चीज़ भी है। जीवन में कमियाँ भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, इनमें कमियाँ भी हैं, दुख भी आते हैं, आनंद भी मिलता है कई चीज़ों को करने की। एक दूसरे के साथ जैसी कोई अच्छी सी कोई चीज़ हो जाती है, हम एक दूसरे के साथ अपना वो शेयरिंग करने लग जाते हैं कि अरे वाह मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो आनंद भी है यहाँ पर। कह रहे पूरी ज़िंदगी को अगर आप अपनी देखोगे ना, तो आप देखोगे ये पत्ते ना लगातार बांटे जा रहे हैं। मतलब जैसे एक अनुभव हुआ, खट 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 खट, दोबारा पत्ते बांटे, फट 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 फट, एकदम से सबके बट गए, यानी आपकी ज़िंदगी के पत्ते बटे सारे, और फिर से आपने दोबारा खेलना शुरू किया। तो कह रहे कि लगातार बांटा जाता है पूरी ज़िंदगी में, आपके पत्ते इसी तरीके से फोल्ड हो रहे होते हैं, बट रहे होते हैं, फोल्ड हो रहे होते हैं, बट रहे होते हैं। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि इस खेल को जन्म से शुरू करते हो आप। और उन्होंने दोबारा इसको थोड़ा एम्फसिस करके बोला कि हम दोबारा बोलते हैं, आप इसे जन्म से शुरू करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यदि मान लीजिए आपने पहले इस जन्म के अंदर नहीं किया और आप दोबारा जन्म लेके आओगे ना, तो आप ये पत्ते दोबारा करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कर लिया तो अब दोबारा मतलब
नहीं खेलोगे, दोबारा आओगे और दोबारा ये पत्ते बटेंगे। इस खेल को खेलते रहोगे आप तीसरी घनत्वता में जब तक हो। तो कहते हैं ताकि आप अपने पत्तों को खुद जान सको, ठीक है ना, कि भाई मेरे पत्ते क्या हैं। और होता भी है ऐसे, अगर आपने कार्ड्स कभी खेले हो तो कार्ड्स जब बट जाते हैं ना, बड़ी अंदर से एक उत्तेजना सी रहती है कि भाई देखूँ ज़रा मेरे पत्ते क्या क्या हैं। तो वो पत्तों को जान सकें, रा ने ये भी बोला है यहाँ पे कि भाई आप जान सको, ऐसा करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर प्रेम ढूंढ सकें, ये भी हो सकता है कि आप ढूंढ लो अपने अंदर प्रेम, और हो सकता है ना भी ढूंढ पाओ। और ये भी हो सकता है कि आप अपने आनंद और अपनी कमियां इन सबको देखकर इनका संतुलन बनाना शुरू कर दो। यानी जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जिन चीज़ों से आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, और जो आपकी खुद की कमियां हैं, उनको देखते हुए अपना संतुलन बनाना शुरू कर दो। ये भी हो सकता है। ये भी तो अपने आप में कार्ड जैसा ही है कि भाई ये जो मेरे कार्ड में लगा रहा हूँ, ट्रेल बन रही है, इक्की की ट्रेल है, किसकी ट्रेल है, कलर बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें तो देखोगे ना आप। और फिर इसमें भी है, वो कह रहे हैं हालांकि आपको दूसरों के पत्ते जानने का एक ही तरीका है आपके पास, आप उनकी आंखों में झांक लो। अगर आपने उनकी आंखों में झांक लिया और ये एक्टिविटी शुरू कर दी, तो आप दूसरे के पत्ते भी जान सकते हो कि ये क्या मूव करने वाला है या ये क्या मूव लेने वाला है। इससे आपको अपने आप को भी और दूसरे को भी जानने का बहुत बेहतर अवसर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अननोन है। खैर, फिर वो इसमें आगे कहते हैं, हो सकता है आपको अपने पत्ते, दूसरों के पत्ते और शायद इस खेल के नियम भी याद नहीं रहें। यह खेल केवल वे ही जीत सकते हैं जो प्रेम के पिघलते प्रभाव में अपने पत्ते खो देते हैं। केवल उन लोगों द्वारा जीता जा सकता है जो अपने आनंद, अपनी कमियां, अपना सब कुछ मेज पर रख देते हैं और कहते हैं, आप सभी खिलाड़ी, हर दूसरी इकाई, आपके पत्ते जैसे भी हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी सुंदर बात कही है ना राह ने कहा है कि हो सकता है, देखो दोस्त, तुम यहाँ पर आके अपनी पूरी ज़िंदगी भूल जाओ, अपने पत्ते भी ना पता हो तुम्हें दूसरों के पत्ते भी नहीं पता है, लेकिन ये खेल वही जीत सकता है जो इस प्रेम में अपने आप को पिघला ले और अपने पत्ते खो ही दे। ये करे कि भाई ठीक है, कोई नहीं, तुम जीत रहे हो ना, जा खुश हो, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब जानते हुए भी कि हाँ भाई ये मुझे धोखा दे रहा है, जा दे तू धोखा दे, कोई बात नहीं। जानते हुए भी कि मेरे साथ गलत कर रहा है, हाँ हाँ कर, तू कर, देखते हैं हम भी तू कहाँ तक गलत करता है। ऐसे करके अगर तुमने खेलना शुरू किया तो तुम अपने आनंद, अपनी कमियां, अपना सब कुछ मेज पर रख के खेलते हो। फिर ये मतलब अब तुम निडरता से खेल रहे हो सारे खेल। और जब तुम ऐसे खेलने लग जाते हो ना, तो तुम अपने सारे खिलाड़ी जो आँख के सामने है ना, उन सबको ये कहते हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनको आप ये कहते हो कि भाई तुम्हें जो पत्ते खेलने तुम खेलो, जो तुम्हें अपने स्टाइल आजमाने आजमा लो, जो तुम्हें अपने तंत्र मंत्र यंत्र जो लगाने लगा लो, लेकिन अंत में क्योंकि वो रचयिता तुमसे प्यार करता है और वो मुझसे भी प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये जब आप करना शुरू कर देते हो ना, तो आप इस खेल को जीतने की दिशा में निकल जाते हो और आप इस खेल को जीतते हो। और इस खेल को जीतने के बाद आप अगली घनत्वता में पहुँचते हो। और फिर इसमें वो आगे कहते हैं, यह खेल है जानना, स्वीकार करना, क्षमा करना, संतुलन करना और प्रेम में खुद को खोलना। इसे भूले बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे मन, शरीर, आत्मा, संपूर्ण स्वयं के जीवन में पीछे का कोई भी भार या बोझ नहीं रहता है। तो इसमें भी उन्होंने कह दिया कि इस खेल, ये जो खेल है ना, जो जीवन का खेल है, जानते हो इसको कैसे खेलते हैं? इसको खेला जाता है जानने से। जितनी तुम्हारी जानकारियाँ बढ़ती जाएंगी, जितना तुम जानने की कोशिश करोगे अपने आप को, रचयिता को, दूसरों को, जब तुम ये जानने की दिशा में निकलोगे ना, तभी तुम इस खेल को खेल पाओगे। और स्वीकार करना, अपनी गलतियाँ भी स्वीकार करना, दूसरे की भी गलतियाँ स्वीकार करना, उनको क्षमा करना, यानी उन्हें माफ़ करना, जो कि संतुलन से ही आता है। वो कह रहे फिर संतुलन भी करना, कि अपना संतुलन बना के रखो, ऐसा ना हो कि तुम बह ही जाओ इसके अंदर। और प्रेम में खुद को खोलना, यानी अपने आप को इतना प्रेम में भर देना कि आप प्रेम से दूसरों से बात कर सको। लेकिन ऐसा भी ना हो कि उस प्रेम के अंदर आप दूसरों को अपनी कमियां देने लग जाओ, ये नहीं। तभी तो कहते हैं प्रेम का मतलब ये होता है कि आप प्रेम में रहो, लेकिन संतुलन बना के रहो, जिसके साथ भी रहो, बहो मत प्रेम में। प्रेम को भी करने का तरीका है जैसे रचयिता करते हैं ना, दोनों तरफ संतुलन बना रखा है। मतलब उधर नेगेटिव का भी, इधर पॉजिटिव का, दोनों को संतुलन बना रखा है उन्होंने। तो इसे कहते हैं कि इसे भूले बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप इसे भूलोगे नहीं ना अपनी पिछली ज़िंदगी को, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तो मज़ा ही नहीं है ना खेलने का इसको। अगर तुम्हें सारा ही कुछ पता है तो फिर मज़ा ही क्या रह गया।
तो कहते क्योंकि इससे मन शरीर आत्मा संपूर्ण स्वयं को जीवन में पीछे से कोई भार या बोझा नहीं रहता है। वो कह रहे क्योंकि पिछला कोई बोझा नहीं है, अब नए पत्ते बटे हैं, जब नए पत्ते बटेंगे तो फिर नए तरीके से खेल होगा, और जितनी बार ये बटते जाएंगे उतनी बार मज़ा आता रहेगा आपको अपनी ज़िंदगी खेलने में। तो दोस्तों ये सत्र इतना इंटरेस्टिंग है और इतने अच्छे तरीके से राह ने इसको बताया है यहाँ पे, और अब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि ये ज़िंदगी जो है ये भी अपने आप में एक जुआ है। अब ये वही है जो खेलने वाला इसके रूल्स समझ ले और इसको खेले कैसे, ये तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपने अपने ऊपर निर्भर है। और बहुत ही अच्छे तरीके से राह ने इसको यहाँ पे समझाया, और ये सत्र कुछ काफ़ी लंबा है, इसके अंदर और भी काफ़ी जानकारियाँ हैं। तो हम इस सत्र को अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु, धन्यवाद।